जय हिंद दोस्तों, रामपुरा की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज अपने जीएस के पॉलिटी की कड़ी में लेके आए हैं आपके लिए एक और नया टॉपिक, जो कि है निर्वाचन संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। टॉपिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा जैसे राज्यों में फिर से विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई और हाल ही में लोकसभा चुनाव भी संपन्न हुए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए वहाँ पर नियमित निष्पक्ष चुनाव होना बहुत आवश्यक है। और इस नियमित निष्पक्ष चुनाव के लिए एक किसी प्रकार की एक पारदर्शी स्वतंत्र संस्था का होना बहुत आवश्यक हो जाता है। और भारत में ऐसी ही संस्था है भारत का चुनाव आयोग, जिसने अभी तक सफलतापूर्वक सारे ही चुनाव आयोजित कराए हैं। हालांकि इस पर विभिन्न प्रकार के लांछन लगते रहते हैं, परंतु निश्चिंतता से, स्वतंत्रता से और पारदर्शिता से इसने अभी तक सभी प्रकार के चुनाव संपन्न करा लिए। और अब तक इस पर जितने भी आरोप लगे हैं उनमें से एक भी सिद्ध नहीं हो पाया है। और यह निरंतर अपने कार्यशैली में 1947 से लेकर आज सन 2024 तक निरंतर सुधार करता आया है। इसने डिजिटल माध्यमों को भी अपनाया है, जैसे कि वीवीपैट नामक जो पर्ची आपको अपने वोट डालने के दौरान दिखाई देती है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कहाँ एक तरफ बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, आज भी नगर पालिका नगर निगम के चुनाव बैलेट पेपर पे होते हैं, जो कि राज्य चुनाव आयोग कराता है। पंचायतों के चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है, ना कि भारत निर्वाचन आयोग। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम अपनाई, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अपनाई, डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया, अपने साइट पर लगातार वोटिंग के परसेंटेज भी अपडेट करता रहता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 ये कहता है कि भारत में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण हेतु एक आयोग होगा जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाएगा। तो अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए चुनाव आयोग होगा। चुनाव आयोग में सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। आरंभ में इसमें केवल एक सदस्य ही होता था, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम से जाने जाते थे, और आगे चल के यहाँ पर 3 सदस्यों की व्यवस्था की गई। कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक प्रश्न है, ये बताएं कि भारत का चुनाव आयोग किस सन से 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बन गया। ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब 6 वर्ष या 65 वर्ष कैसा? अगर आप मान लीजिए 60 साल की उम्र में, 62 साल की उम्र में चुनाव आयुक्त बने, तो आप 65 में ही रिटायर हो जाएंगे। भले ही आप अभी बोलें कि नहीं 6 साल तो पूरे नहीं हुए, 6 या 65 में जो पहले आ जाए। आप मान लीजिए 58 में चुनाव आयुक्त बने तो आप 64 में ही सेवानिवृत्त होंगे। क्यों? क्योंकि 6 वर्ष का कार्यकाल आप पूरा कर चुके हो। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो भी पहले आ जाए, 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल जो पहले हो, उसमें आप रिटायर कर जाएंगे। अब दोस्तों, अनुच्छेद 325, इस पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ये डॉक्टर अंबेडकर के विजन को, उनके दर्शन को दर्शाता है। इन्होंने लिखा था 325 में कि धर्म, जाति, मूलवंश अथवा लिंग के आधार पे ना तो कोई भी व्यक्ति किसी विशेष प्रकार के निर्वाचक नामावली में शामिल किया जाएगा, और ना ही इन आधारों पे उसे किसी निर्वाचक नामावली यानी कि जो वोटर लिस्ट बनती है उससे बाहर किया जाएगा। जबकि अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा होता था कि भैया जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, केवल वही वोटिंग कर सकते थे, या फिर जो एक कुछ टैक्स भरते थे, मतलब जिनकी एक बहुत अच्छी आमदनी होती थी और जो अंग्रेज सरकार को टैक्स देते थे, वो लोग वोट डाल सकते थे। पर भारत में बिना किसी भेदभाव के वोटिंग के लिए तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर अपात्र या पात्र न होना, ये बात आती है अनुच्छेद 325 में। अनुच्छेद 326, इस पे क्वेश्चन बार बार आ चुका है, ये बताता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये क्या होता है बच्चों? तो जो भी भारत में 18 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति हैं, आप सभी जानते हो कि वो वोटिंग कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, या इंग्लिश में कहें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दोस्तों, अब एक चीज जाने, जब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में ही ये 18 वर्ष आयु पहले 21 वर्ष होती थी, तो 21 वर्ष से 18 वर्ष कब हुई? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये 61वें संशोधन 1988 के द्वारा, 61वें संशोधन 1988 के द्वारा
21 वर्ष से वोटर की आयु 18 वर्ष 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले सकें। और ये कब हुआ था? तो ये राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय हुआ था। तो ये प्रश्न आ जाएगा किस प्रधानमंत्री के काल में? तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में वोटर की एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोस्तों 324, 325 और 326 हमने देख लिया है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 327 पर। 327 ये कहता है कि जो चुनाव से संबंधित जो भी कानून होंगे, चुनाव से संबंधित, निर्वाचन संबंधित जो भी कानून होंगे, उनको बनाने की सारी शक्ति किसके पास है? संसद के पास होगी। तो चुनाव से संबंधित सारे कानून बनाएगा कौन? संसद बनाएगी। इसके बाद 328 क्या कहती है? अब ये चुनाव से संबंधित अगर कोई मुद्दा बचा रह गया तो बचे हुए चुनावी विषयों पर कौन कानून बना सकता है? जिन पे संसद ने नहीं बनाया उन पर विधानसभा, और जब संसद उन पे कानून बना देगी तो संसद का बना कानून लागू हो जाएगा। लेकिन जब तक उन पर संसद कानून नहीं बना रही है तो तब तक उन पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा के पास है। पर इसमें एक चीज पर विधानसभा कानून नहीं बना सकती है, और वो है परिसीमन। परिसीमन मतलब कि जो हमारा वोटिंग एरिया है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका एरिया निर्धारित करना, उसमें वोटर कैसे होंगे, उनकी बाउंड्री निर्धारित करना आदि। तो परिसीमन पर विधानसभा, राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता है, बाकी बचे हुए चुनावी विषयों पर बना सकता है। तो हमने अनुच्छेद 327 और 28 भी देख लिए बच्चों। अब अनुच्छेद 329 पे आते हैं। 329 क्या कहता है? 329 कहता है चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन मतलब अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि न्यायालय किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसको सुनिए, ध्यान से समझिए। जो परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट होगी वह न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ तो परिसीमन आयोग ने वहां की बाउंड्री, सीमाएं निर्धारित करी कि वहां सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बंटवारा हो चुका था। तो अब वहां दोबारा से सीटों का निर्धारण करने के लिए परिसीमन आयोग द्वारा बाउंड्री, सीमाएं निर्धारित की गई, कॉन्स्टिट्यूएंसी की, विधानसभाओं की, लोकसभा क्षेत्रों की। तो अब जो ये रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट पे कोई न्यायालय नहीं जाएगा कि साहब ये तो कुछ भी कर दिया। लेकिन परिसीमन आयोग ऐसा भी नहीं कि मनमाने तरीके से कुछ भी काम करे। न्यायालय के साफ निर्देश है कि अगर मनमाने तरीके से काम करोगे तो फिर हम हस्तक्षेप करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन, क्या मूल ढांचा हमने एक दिन बताया था, केशवानंद भारती केस। तो न्यायिक पुनर्विलोकन मूल ढांचे का अंग है, और न्यायपालिका अगर कोई भी मनमानी करेगा तो न्यायपालिका अपने डंडे का इस्तेमाल करेगी और उसको सीधा करेगी। ठीक मित्रों, तो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जा सकती है। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आएगा, निम्न में से किसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी? तो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट। ठीक। अब इसके बाद दोस्तों दूसरी बात यह कि चुनाव हो गया तो चुनाव प्रत्याशी अथवा उस क्षेत्र का वोटर, इन दोनों में से अगर कोई भी चुनाव के नतीजे से असंतुष्ट है, उसको लगता है कि चुनाव में, चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है और उसके साथ बेईमानी की गई है और दूसरे प्रत्याशी को गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव जिता दिया गया है, तो कोई भी वोटर उस क्षेत्र का अथवा वहां पर चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी, इन दोनों में से कोई भी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में चुनाव याचिका, चुनाव नतीजे के 30 दिन के भीतर, ठीक, तो चुनाव याचिका संबंधित राज्य में
के उच्च न्यायालय में दाखिल कर सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या कि जब उसे लगे बेईमानी हो गई हो तो वो सीधे हाई कोर्ट में, ऐसा नहीं जिला न्यायालय नहीं जाएगा, ठीक, तो हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल होगी, फिर हाई कोर्ट उस चुनाव की जांच करेगा और अगर हाई कोर्ट सत्य पाएगा, उसके लगाए हुए जितने भी इल्ज़ाम हैं, जितने भी उसने आरोप लगाए हैं वो सत्य पाए जाते हैं, तो चुनाव दोबारा से करवाया जाएगा। ऐसी ही एक कड़ी में एक उदाहरण आता है जब हमारी प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी थी, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था आदरणीय राजनारायण जी ने, जो बहुत बड़े राजनेता रहे हैं सोशलिस्ट पार्टी से। तो उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव में उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार हुआ है और गलत तरीके से इंदिरा जी चुनाव जीती हैं। तो तत्कालीन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन जी थे, शायद नाम एक बार आप कंफर्म कर लेना। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि हाँ, इंदिरा गांधी जी ने चुनाव गलत तरीके से लड़ा है और भ्रष्ट तरीके से उसमें सफलता पाई है, जिस कारण उनका चुनाव निरस्त कर दिया गया था और दोबारा हुए चुनाव में राजनारायण जी जीत भी गए थे। इसके फलस्वरूप इंदिरा जी संविधान में एक संशोधन लेके आई और उन्होंने 39वां संशोधन था, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पे न्यायालय नहीं जाया जाएगा, मतलब इन दोनों के चुनाव पे न्यायालय विचार नहीं करेगा। तो न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया था, क्योंकि न्यायालय क्या कहता है कि अगर आप गलत तरीके से, मनमाने तरीके से कुछ भी करोगे तो फिर हम अपने डंडे का इस्तेमाल करेंगे और आपको सीधा कर देंगे। आप देखते होगे कि बड़े बड़े पुलिस वाले, डीएम साहब, आजकल वीडियो आते हैं यूट्यूब पर, जज साहब के सामने जाते हैं तो जज साहब क्या कह देते हैं, बटन बंद करके नहीं आए हो, एक क्लब में आए हो, कॉफ़ी पीने आए थे। एक डीएम साहब को तो मैंने यहाँ तक देखा, क्या ड्रेस कोड है आपका, तो डीएम साहब भी बोले सॉरी माय लॉर्ड, सॉरी माय लॉर्ड। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और जब वो अपना डंडा चलाती है तो फिर किसी की नहीं चलती। फिर सत्यमेव जयते जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हमारे भारत का एक आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, तो सत्य की विजय होगी, भले ही कुछ देर हो जाए लेकिन अंधेर नहीं होगा। न्यायपालिका इसी सिद्धांत पे, और भारत के नागरिकों का विश्वास भी है दोस्तों, जब आपस में किसी की लड़ाई होगी तो यही कहता है कि तुम्हें हम कोर्ट में देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उस न्यायपालिका के प्रति इस देश की जनता के विश्वास को भी दर्शाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ अपना टॉपिक अंत करते हैं। निर्वाचन आयोग। जय हिंद।